डियर इलेक्ट्रिकल फ्रेंड्स, सर्किट थ्योरी के सीरीज 2 में आप सबका फिर से स्वागत है। और एसी सर्किट्स के इस सीरीज में हम पहुंच चुके थे हमारे लास्ट चैप्टर, दैट इज सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस एंड क्वालिटी फैक्टर, जिसमें सीरीज रेजोनेंस एंड हेंस जो फंडामेंटल्स ऑफ रेजोनेंस को हमने समझ लिया था। अब इसके बेसिस पे आज हम एक नया रेजोनेंस जो कि पैरेलल आरएलसी सर्किट में एग्जिस्ट करता है, पैरेलल रेजोनेंस भी कहा जाता है। और एक्चुअली ये रेजोनेंस का जो कि मेन रेजोनेंस जो हमने पढ़ा था उसका ऑपोजिट जैसा कुछ करैक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करेगा, जिसको हम एंटी रेजोनेंस भी कहते हैं। उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका जो नाम होगा टॉपिक का, पैरेलल आरएलसी रेजोनेंस। अब हम देखते हैं कि इस रेजोनेंस में होता क्या एक्चुअली रेजोनेंस है या एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ रेजोनेंस है, कुछ ऐसा होने वाला है। तो समझने के लिए हम थोड़ा सा रिमाइंड करने की कोशिश करेंगे अपने बेसिक वाला जो रेजोनेंस था, सीरीज रेजोनेंस। थोड़ा सा एक फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आपको रिमाइंड कर दूंगा सो दैट इस टॉपिक को समझने में बहुत ईजी एक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो हमारा क्या था, सीरीज आरएलसी वाला जो रेजोनेंस हमने पढ़ा था, सीरीज आरएलसी रेजोनेंस। ठीक है, ये सारे जो कंपैरेटिव डिस्कशन भी हम करेंगे कि सीरीज आरएलसी रेजोनेंस में क्या हो रहा था और पैरेलल आरएलसी रेजोनेंस में क्या होगा। ये जो कंपैरेटिव स्टडी होगी वो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपको इम्बाइब करने में द कोर कॉन्सेप्ट बिहाइंड द रेजोनेंस। ठीक है, और वे रियलाइज करेंगे कि जो सीरीज आरएलसी रेजोनेंस था वो एक्चुअली में रेजोनेंस था, बट पैरेलल आरएलसी रेजोनेंस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दैट रेजोनेंस। ठीक है, अभी हम समराइज करेंगे इस चीज़ को ना। द डिफरेंस ऑफ द नेम जो हमने दिया हुआ है सीरीज रेजोनेंस या पैरेलल रेजोनेंस, इस नाम से काफ़ी पॉपुलर है ये रेजोनेंस का टॉपिक। तो ये जो सीरीज रेजोनेंस कहते हैं वो बेसिकली सर्किट जो हमारा एक बना होता है आर एल और सी का, वो सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन का होता है, इसलिए उसको सीरीज आरएलसी सर्किट कहते हैं। और उसमें एग्जिस्ट करने वाले रेजोनेंस को हेंस सीरीज रेजोनेंस कह दिया जाता है। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड हमारा जो सर्किट है वो पैरेलली कनेक्शन होता है, आर एल और सी का जो कॉम्बिनेशन वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए उस प्रकार के सर्किट में जो रेजोनेंस एग्जिस्ट करेगा, वो पर्टिकुलर जो इंसिडेंट एग्जिस्ट करेगा उसको हम कहते हैं पैरेलल रेजोनेंस। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टडी को हम थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। तो सीरीज रेजोनेंस हमने क्या देखा था कि कुछ इस तरह से हमारा सीरीज में आर एल और सी कनेक्शंस था हमारा इस तरह से। ऑब्वियसली एक रिमाइंडर है आपके लिए, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स जिसका कुछ फ्रिक्वेंसी होगा वो हमने यहाँ पे दिया हुआ था। ये आर था, ये एल था और ये सी था। ठीक, इसमें क्या हो रहा था कि इस सर्किट का एक अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा। रेजोनेंस में हम हमेशा क्या देखते हैं कि एक वाइब्रेटिंग सिस्टम का, ऑब्वियसली एक वाइब्रेटिंग एक ऑसिलेटिंग सिस्टम है, क्योंकि ऑब्वियसली एसी सिग्नल पे काम करेगा तो एसी क्या होता है, हमेशा वाइब्रेटिंग सिग्नल होता है। तो इस वाइब्रेटिंग सिस्टम का अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, और वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमने क्या देखा था, यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं आपको, ओमेगा 0 = 1/√LC, ये हमने देखा था। अगर इस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल इसको मिले, चाहे वो इधर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में मिले, चाहे कैसे भी मिले, इस सर्किट को अगर इस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल मिले, जस्ट ट्राई टू अगेन अंडरस्टैंड अगर आपको कोई भी डाउट रह गया होगा। अदरवाइज ऑब्वियसली यू हैव टू रेफर माई लास्ट क्लास, दैट इज सीरीज रेजोनेंस वाला क्लास। तो मान लीजिए एयर से कोई एक फ्रीक्वेंसी आ रही है जिसकी ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी सपोज इन जनरल ओमेगा फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, यानी कि कंडीशन क्या है, इफ दिस ओमेगा, जो एयर से जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है, जो रेडिएशन आ रहा है, जो सिग्नल आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा इस सर्किट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। ठीक है, इसकी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा नॉट। और जो एयर से जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी सर्टेन कुछ भी हो सकती है, ओमेगा। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी इसके बराबर है तो इस कंडीशन पे ये रेजोनेंस हो जाएगा, रेजोनेटिंग कंडीशन बोलेंगे इसको, यही रेजोनेंस है। आई होप आप रिकॉल कर पा रहे होंगे इसको। ठीक है, इसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, दैट इज ओमेगा नॉट, और कोई भी एक फ्रीक्वेंसी आ रही है जिसका फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच हो गया। तो इस फ्रीक्वेंसी मैचिंग पे क्या हो रहा था, एल और सी का रिएक्टेंस बराबर हो जाता था, जिसकी वजह से एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते थे, जिसकी वजह से एल का इफेक्ट शॉर्ट सर्किट हो जाता था, सी का इफेक्ट भी शॉर्ट सर्किट हो जाता था, और इसमें इंपेडेंस मिनिमम हो जाता था, है ना। इसमें इंपेडेंस मिनिमम हो जाता था जिससे मैक्सिमम एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो पाती थी, वही तो रेजोनेंस था। तो इस कंडीशन पे मैक्सिमम एनर्जी इसको मिल रही थी, कहाँ से, बेसिकली ये सेलेक्ट कर पा रहा था। बहुत मान लीजिए कि कोई फ्रीक्वेंसी है, एक और सिग्नल आ रहा था, उसका फ्रीक्वेंसी था ओमेगा 1, इसका ओमेगा 2, एक और फ्रीक्वेंसी आ रही थी, उसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा 3। तो इस तरह सारे फ्रीक्वेंसीज में से किसी एक को सिलेक्ट किया। सपोज एक और फ्रीक्वेंसी है, यही ओमेगा 2 को इसने सेलेक्ट किया, मान लीजिए ओमेगा 2 इसके बराबर है सपोज,
ओमेगा 1 नाम की एक फ्रिक्वेंसी आ रही है, सिग्नल आ रही है, ओमेगा 2 नाम की एक फ्रिक्वेंसी आ रही है, ओमेगा 3 नाम की एक फ्रिक्वेंसी आ रही है। इन तीनों में से ओमेगा 2 को इसने सेलेक्ट कर लिया। क्यों सेलेक्ट कर लिया? क्योंकि इसके नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर है इसकी फ्रिक्वेंसी, ओमेगा 2 इसके बराबर हो गया। तो ये कंडीशन रेजोनेंस का कंडीशन था। और ये कंडीशन पे हो क्या रहा था? इस कंडीशन पे ये दोनों बराबर हो जा रहे थे, एल और सी का रिएक्टेंस बराबर हो जा रहे थे, हमने देखा था। बराबर होने की वजह से मिनिमम इंपेडेंस हो जा रहा था इस पूरे सर्किट का, इस पूरे सीरीज नेटवर्क का। मिनिमम इंपेडेंस होने की वजह से ये मैक्सिमम करंट फ्लो कराएगा, मैक्सिमम करंट सेलेक्ट करेगा, मैक्सिमम करंट एक्सेप्ट करेगा, मैक्सिमम करंट अलाउ करेगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो ओमेगा 2 है वो सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया है ना, क्योंकि इस फ्रिक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट अलाउ हो रहा है, यही रेजोनेंस है। तो इस पे हम लोग क्या कहते हैं कि जो ओमेगा 2 वाली फ्रिक्वेंसी है, ओमेगा 2 फ्रिक्वेंसी वाला जो सिग्नल है, दिस सिग्नल और दिस वेव इज गेटिंग सेलेक्टेड। ये सेलेक्ट हो गया। ये जो सिलेक्शन वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंस दूंगा मैं इस वर्ड को। ये जो मेरा जो सिग्नल है ये सेलेक्ट हो गया। तो सिलेक्शन का कहीं ना कहीं एक प्रोसेस हो रहा है, हम सिलेक्शन करने का काम कर रहे हैं। किस पे? रेजोनेंस में, सीरीज रेजोनेंस में। बेसिकली सीरीज रेजोनेंस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन का प्रोसेस। ये सिलेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि मेरा इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे रेजोनेंस होने की वजह से मेरा इम्पेडेंस मिनिमम हो गया, इम्पेडेंस मिनिमम हो गया। इन दोनों का रिएक्टेंस खत्म, मतलब इम्पेडेंस मिनिमम हो गया। सो इम्पेडेंस बिकम्स मिनिमम, इम्पेडेंस बिकम्स मिनिमम, जिसको हम जेड मिनिमम बोल रहे थे, है ना, और वो आर के बराबर हो जा रहा था। और इम्पेडेंस मिनिमम होने का मतलब क्या है? करंट मैक्सिमम फ्लो हो रहा है, करंट फ्लोज मैक्सिमम, या मैक्सिमम करंट फ्लोज, मैक्सिमम करंट फ्लोज। अगर इसकी वैल्यू v है तो जो करंट मैक्सिमम मेरा हो रहा था उसकी वैल्यू ऑब्वियसली v डिवाइडेड बाई r हो जा रही थी, है ना। ये सब हमारा रिमाइंडर है, क्योंकि हम इसके बेसिस पे कंपेयर करते हुए पैरेलल रेजोनेंस को समझने वाले हैं, इसलिए ये सारे रिकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत पैरामाउंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इंपेडेंस बिकम्स जेड मिनिमम, मैक्सिमम करंट फ्लो करने लगता है। ये दोनों हमने चीज़ देखा था। तो इसमें हमने क्या देखा? कोरोलरी हमारा ये है, इसका कंक्लूजन बेसिकली मुझे कहना चाहिए, कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन क्या है मेरा, कि सीरीज, ये आई है सीरीज रेजोनेंस का कंक्लूजन क्या था मेरा, कि एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो है उस सर्किट की, उस पे आने वाले वेव्स को, सिग्नल को वो रिसीव करने लगता है, सेलेक्ट करने लगता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उस कंडीशन पे मेरा इम्पेडेंस जेड मिनिमम हो जाता है, जेड मिनिमम हो जाता है। जेड मिनिमम मतलब इम्पेडेंस मेरा मिनिमम वैल्यू पे आ जाता है, जेड मिनिमम। और जेड मिनिमम पे करंट मेरा मैक्सिमम फ्लो होता है, ठीक है। और इसी करंट के मैक्सिमम के फ्लो होने का जो बात है, ये सिलेक्शन का काम करने लगता है, उस करंट को सेलेक्ट कर रहा है, उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के करंट को सेलेक्ट कर रहा है। तो इसको हम सिलेक्शन सर्किट का भी नाम दिए थे, सिलेक्शन सर्किट का भी हमने नाम दिया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस फ्रिक्वेंसी पे, यानी ओमेगा नोट फ्रिक्वेंसी का सिग्नल जो आ रहा था, यहाँ पे मैंने जो ओमेगा 2 लिखा है वो ओमेगा नोट के ही बराबर हो गया, यानी ओमेगा नोट की फ्रिक्वेंसी पे आने वाला जो सिग्नल है उस पे ये मैक्सिमम करंट देगा। यानी इसके अलावा दूसरी फ्रिक्वेंसी अगर होगी तो कंपैरेटिवली लेस करंट देगा, ये ऑब्वियस बात है। यानी एक को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो दूसरे को ऑब्वियसली मैं रिजेक्शन के मूड में हूँ, ऐसा कुछ सेंस यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें। तो ओमेगा नोट पे ये क्या हो रहा है? सिलेक्शन कर रहा है, सिलेक्शन कर रहा है, ठीक है। ओमेगा नोट पे सिलेक्शन कर रहा है, यानी कि हम एक स्टेटमेंट अगर लिखे तो गलत नहीं होगा कि द स्टेटमेंट विल बी लाइक दिस, द इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट विल बी, मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूँ, कि हमारा जो करंट है वो लेस हो जाएगा, लेस करंट विल फ्लो, और फ्लोज भी लिख सकते हैं, लेस करंट फ्लोज एट ऑल अदर फ्रिक्वेंसीज, अदर फ्रिक्वेंसीज पे लेस करंट फ्लो होगा। अदर मतलब अदर देन ओमेगा नोट, अदर देन ओमेगा नोट, है ना, अदर देन ओमेगा नोट। और एक बैंडविड्थ था जिसके बीच में 3 dB के जो बैंडविड्थ हमने बनाया था, तो थोड़ा लेस करके हमने लिमिट दिया था कि इतना लेस, उसके हम उस रेंज को हम बैंडविड्थ कहते थे। लेकिन मैक्सिमम करंट मेरा इस फ्रिक्वेंसी पे फ्लो हुआ था, और इससे थोड़ा कम फ्रिक्वेंसी हो या इससे थोड़ा हायर फ्रिक्वेंसी हो तो करंट भी मेरा लेस हो जाता था, ये जरूर याद रखना है। अब हम पैरेलल RLC
नेटवर्क को देखेंगे और उससे इसी जो हमने अभी स्टडी की, जो बात सारे एनालिसिस की इस बात की अभी तक, उसकी एनालिसिस का कंपैरिजन देखेंगे और फिर फ्रेश हम एक्चुअल मैथमेटिकल डेरिवेशंस एंड ऑल द एनालिसिस ऑफ पैरेलल रेजोनेंस देखने वाले हैं। यहाँ से आपको पैरेलल रेजोनेंस का काफ़ी इंसाइट क्लियर हो जाएगा जो मैं अगला लिखने वाला हूँ। देखिए पैरेलल, एक बार हम सर्किट पहले ड्रॉ करेंगे, पैरेलल RLC सर्किट, और हैंस उसका रेजोनेंस भी देखने की कोशिश हम कर रहे हो ऑब्वियसली। तो पैरेलल में देखिए क्या होगा, पैरेलल सर्किट तो सबसे पहले जो भी मेरे ये सर्किट थे, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वो पैरेलली कनेक्ट हो जाएंगे। पैरेलल कनेक्शन मतलब ये R हो गया, ये हो गया L, ये हो गया C, ये हो गया मेरा पैरेलल सिंपल एक बहुत ही एलिमेंट्री सा एक सर्किट है जिसमें तीनों एलिमेंट्स मेरे पैरेलली कनेक्टेड है। ये एज यूजुअल मेरा वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें पैरेलल हैं तो करंट पैरेलल में फ्लो करेगा, इसमें कुछ IR करंट फ्लो करेगा, इसमें कुछ IL करंट फ्लो करेगा, इसमें कुछ IC करंट फ्लो करेगा। ऑब्वियसली R है, ये L है, ये C है, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि मैंने कहा था कि सीरीज जो नेटवर्क होता है वो एक सिलेक्शन सर्किट की तरह काम करता है, सेलेक्ट करने का काम करता है, एक सिलेक्शन सर्किट की तरह काम करता है। क्यों सिलेक्शन सर्किट की तरह काम करता है हमने समझा, बस वही बात बताना चाहूँगा। काउंटर पार्ट हमारा पैरेलल में क्या होगा, ये रिजेक्शन सर्किट का काम करेगा। देखिए किस तरह से रिजेक्शन सर्किट का काम करेगा, जिस तरह से यहाँ पे इसकी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी थी उसी तरह ऑब्वियसली इसकी भी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी, इसकी भी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी, और ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो होगा ओमेगा नोट जो होगा वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही होगा जो उस केस में था। उस केस में भी L और C की वैल्यू को यूज करते हुए हमने √LC निकाला था 1/√LC, वही चीज़ यहाँ भी होगा 1/√LC। कैसे आएगा डेरिवेशन हम देखेंगे, कंडीशन को समझेंगे, बट एक बार कंट्रेरी को समझिए इस बात को। सो ओमेगा नोट इज इक्वल टू 1/√LC यहाँ भी होगा। इस फ्रिक्वेंसी पे क्या हुआ था कि इस फ्रिक्वेंसी, ये इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी थी, तो इस फ्रिक्वेंसी पे आने वाला कोई भी सिग्नल वेव्स जो था, सिग्नल था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसको ये सेलेक्ट करने का काम करता था, सेलेक्ट करने का काम करता था। क्यों सेलेक्ट करने का काम करता था, क्योंकि इस फ्रिक्वेंसी पे आने वाले जो सिग्नल्स थे उस कंडीशन पे जो रेजोनेंस होता था तो उस पर मेरा इम्पिडेंस इसका मिनिमम हो जाता था। इम्पिडेंस मिनिमम हो जाने की वजह से करंट मैक्सिमम हो जाता था, ऑब्वियसली सिलेक्शन का काम कर रहा था। बट अगर इस फ्रिक्वेंसी पे एक सिग्नल मान लो आ रहा, इस फ्रिक्वेंसी की सिग्नल भी ओमेगा नोट है, ठीक है, ओमेगा नोट है, यानी इसके बराबर है, इसके नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर है, यानी ये रेजोनेंस जैसा कुछ कंडीशन है, फ्रिक्वेंसी मैच जैसा कंडीशन है। तो इस फ्रिक्वेंसी पे आने वाले सिग्नल को ये रिजेक्ट करेगा। कैसे रिजेक्ट करेगा, इसका रीजन ये है, ठीक है, इसका रीजन ये है कि रिजेक्शन इसलिए करेगा अब देखिए बराबर हो गया, ये इसका फ्रिक्वेंसी भी ओमेगा नोट है और इसका नेचुरल फ्रिक्वेंसी भी ओमेगा नोट है, इसका मतलब ये रेजोनेंस जैसा कुछ कंडीशन है। सो दिस वेव जो है, ये वेव जिसकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा नोट है, दिस वेव विल बी रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो रहा, देखिए मैंने कहा था कि दिस वेव विल बी गेटिंग सेलेक्टेड, सेलेक्ट हो रहा था सीरीज वाले में ये सेलेक्ट हो गया था, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन वही L ले लिया, वही C मैंने ले लिया, वही वैल्यू की L है, वही वैल्यू की C है, ये R है, ठीक है, वही वैल्यूज की मैं पैरेलली कंबाइन कर दूंगा। अगर जिस तरह से मैंने सीरीज में कनेक्ट किया था, सपोज यू सिंपल एग्जांपल लीजिए कि एक आपने रेजिस्टेंस ले लिया, एक कैपेसिटर ले लिया, एक इंडक्टर ले लिया, उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो उसकी अपनी एक L की वैल्यू और C की वैल्यू की वजह से उसकी अपनी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी, तो उस फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को वो एक्सेप्ट करेगा, सेलेक्ट करेगा, मैक्सिमम अलाउ करेगा। लेकिन वही L और वही C और वही R को लेके आप पैरेलली कनेक्ट कर दिया आपस में, इस तरह से कॉम्बिनेशन सर्किट बना दिया, इस तरह का कॉम्बिनेशन बना दिया, आपस में सबको पैरेलली कनेक्ट कर दिया। अगर आपने आपस में सबको पैरेलली कनेक्ट कर दिया तो उसका भी नेचुरल फ्रिक्वेंसी वही रहेगा। नेचुरल फ्रिक्वेंसी इज नॉट गोइंग टू चेंज, नेचुरल फ्रिक्वेंसी विल बी सेम, नेचुरल फ्रिक्वेंसी विल रिमेन सेम, बट दिस टाइम वही पर्टिकुलर नेचुरल फ्रिक्वेंसी वाले आने वाले सिग्नल को वो रिजेक्ट करने का काम करेगा, एकदम रिजेक्ट कर देगा उसको, जो चीज़ सेलेक्ट हो रहा था वो चीज़ रिजेक्ट होने लगेगा। किस तरह से, देखिए जिस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन क्यों हुआ था, सिलेक्शन इसलिए हुआ था कि मेरा इम्पिडेंस मिनिमम हो गया था, इम्पिडेंस मिनिमम हो गया था। तो इम्पिडेंस मिनिमम का मतलब ऑब्वियसली अच्छी बात है ये, लेकिन यहाँ पे इम्पिडेंस मैक्सिमम हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स हम लोग फॉर इम्पिडेंस ही एक्चुअली जो मिनिमम था वही इम्पिडेंस यहाँ मैक्सिमम हो गया। जो चीज़ ऑब्वियसली आप बहुत सारी चीज़ों को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो, पर्टिकुलर एक वैल्यू आएगी उसकी इम्पिडेंस की और एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में मिनिमम हो जाती है, बट वही कॉम्बिनेशन का इम्पिडेंस बदल जाएगा और फिर एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे या कह सकते उसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे वो मैक्सिमम इम्पिडेंस देगा। तो इम्पिडेंस मेरा मैक्सिमम हो जाएगा, एक्चुअली में इम्पिडेंस मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन जब हम इसका
कह सकते हैं कि जो एनालिसिस करेंगे, मैथमेटिकल एनालिसिस कह सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस जैसे सीरीज में क्या होता है, एक बेसिक बात बता दूं आपको यहाँ पे कि सीरीज में बहुत सारे अगर एलिमेंट्स कनेक्टेड है तो उनका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस या इंपेडेंस जो भी निकालना होता है तो सिंपली हम ऐड कर देते हैं ना, सब सारे रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देते हैं। उसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर उसको फिर रेसिप्रोकेट करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल, आई होप अंडरस्टैंड। तो क्या होता है कि मैं एक बात यहाँ पर सिंपली बताना चाहता हूँ आपको कि सीरीज कॉम्बिनेशन जब होता है तो इम्पेडेंसेस पे एनालिसिस करना ईजी होता है। उसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो इम्पेडेंस पे एनालिसिस करना थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। तो हम लोग वहाँ पे एडमिटेंस वर्ड का यूज करते हैं। एडमिटेंस इज जस्ट अपोजिट ऑफ इम्पेडेंस, इफ यू डोंट नो मस्ट रिमेंबर, ठीक है। जेड जो होता है वो इम्पेडेंस होता है और वाई जो होता है वो एडमिटेंस होता है। ठीक इसका उल्टा होता है, यानी कि जेड और वाई में ये रिलेशन है। सिंपल, इससे क्या होता है कि हमारा मैथमेटिकल एनालिसिस सिंपल हो जाएगा, इसलिए हम एडमिटेंस टर्म का यूज करने लगते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जेड अगर मैक्सिमम हो तो वाई मिनिमम होगा और जेड अगर मिनिमम होगा तो वाई मैक्सिमम होगा। सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का उल्टा जस्ट कंडक्टेंस होता है, आर और जी। तो आर, ठीक है, आर इज इक्वल टू 1/g होता है। ये सारी बातें बेसिक है, आई डोंट थिंक ये सब चीज़ें आपको मुझे रिमाइंड कराने की ज़रूरत है, बट स्टिल अगर छोटे मोटे बेसिक डाउट्स हैं तो अगर रेफर कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो मैं यहाँ पे एडमिटेंस को इन्वॉल्व करने जा रहा था। तो आप सोचोगे व्हाई इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एडमिटेंस, एडमिटेंस की यहाँ ज़रूरत क्या थी। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से वहाँ एडमिटेंस मिनिमम हो गया था सीरीज वाले में, उसी तरह से यहाँ पे एडमिटेंस मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन हम एनालिसिस, ठीक है, सॉरी अगर मैंने एडमिटेंस वर्ड यूज कर लिया गलती से, आई वांट टू टेल यू दैट इन केस ऑफ सीरीज वाला जो हमारा रेजोनेंस था, सीरीज वाला जो रेजोनेंस था उसमें हमारा इम्पिडेंस मिनिमम हो गया था। उसी तरह से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए एक बार, यहाँ पे मेरा इम्पिडेंस मैक्सिमम हो जाएगा। इम्पिडेंस कैसे होगा देखेंगे हम, इम्पिडेंस मैक्सिमम हो जाएगा। इम्पिडेंस मैक्सिमम होने का मतलब है एडमिटेंस का मिनिमम हो जाना, एडमिटेंस का मिनिमम हो जाना। एडमिटेंस का मिनिमम होना ऑब्वियसली ख़राब चीज़ है, इम्पिडेंस का मैक्सिमम होना ख़राब चीज़ है। ठीक है, इम्पिडेंस ज़्यादा हो जा रहा है, इम्पिडेंस बहुत हाई हो जा रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है, यानी एडमिट करना, यानी अलाउ करना, परमिट करना, सेलेक्ट करना ख़राब हो रहा है। ये रिजेक्शन जैसा सेंस देगा आपको, रिजेक्ट करने की बात हो रही है कहीं। मतलब इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे इम्पिडेंस, मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे मेरा गेट खुल जा रहा था सिलेक्शन के लिए, यहाँ पे उसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे गेट क्लोज जैसा सेंस हो रहा है, गेट क्लोज हो जा रहा है। अलाउ नहीं करना चाहता हूँ मैं, रिजेक्ट करना चाहता हूँ, एडमिट नहीं करना चाहता हूँ, एडमिशन नहीं लेना चाहता, एडमिटेंस मेरा मिनिमम है, एडमिटेंस मेरा बहुत ख़राब है। ये सेंस मैं चाहता हूँ इम्बाइब कर लो, इंट्यूशनली इम्बाइब कर लो इस चीज़ को आप दिमाग में। अब यहाँ पे एडमिटेंस वर्ड का इन्वॉल्वमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैथमेटिकल एनालिसिस मेरा सिंपल कर देगा, पहली बात। दूसरा, हम एडमिटेंस के सेंस में भी बात करना चाहेंगे क्योंकि कोई चीज़ें मैक्सिमम हो रही है तो कोई चीज़ें मिनिमम हो रही है, और ये चीज़ मिनिमम होगा तो करंट ऑब्वियसली मिनिमम हो जाएगा, करंट मिनिमम हो जाएगा ऑब्वियसली। इसकी वजह से मेरा ये हमारा जेड है, ये हमारा वाई है, और वाई का मतलब 1/z है, ठीक है। तो करंट भी मेरा मिनिमम हो जाएगा। देखिए समझिए इस बात को कि पैरेलल आरएलसी रेजोनेंस कंडीशन में, ठीक है, करंट मेरा मिनिमम हो जा रहा, तो ये रिजेक्शन जैसा आपको सेंस दे रहा। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ रिजेक्शन सर्किट, रिजेक्टर सर्किट भी कह सकते हैं, रिजेक्शन सर्किट भी कह सकते हैं, बट सेंस को समझिए, रिजेक्शन जैसा सेंस है यहाँ पे, क्योंकि मिनिमम मिल रहा है आपको। जो चीज़ आपको चाहिए था एक्चुअली आपके प्रोसेस के लिए, वो चीज़ मिनिमम हो गया, वो चीज़ मिनिमम हो गया, वो चीज़ मिनिमम हो गया। जो चीज़ आपका यहाँ पे मैक्सिमम था, करंट क्या था, मैक्सिमम था यहाँ पे ना, करंट मैक्सिमम था। देखिए करंट मैक्सिमम, मैक्स करंट था, तो उल्टा हो रहा सब कुछ उल्टा हो रहा है। एक बात यहाँ पे मैंने लिखा था कि इस फ्रिक्वेंसी पे सिलेक्शन हुआ था तो इस फ्रिक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट था, इसका मतलब लेस करंट फ्लोज एट द अदर फ्रिक्वेंसी, अदर फ्रिक्वेंसी पे करंट लेस हो गया था, यहाँ पे अदर फ्रिक्वेंसीज पे करंट बढ़ जाएगा। तो मैं एक कंक्लूजन लिखने वाला हूँ कि मोर करंट flows at other frequencies पे करंट ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक है। ऑब्वियसली आपका इस फ्रिक्वेंसी पर रिजेक्शन हो रहा है, यानी दूसरे फ्रिक्वेंसी वालों को हम थोड़ा ज़्यादा अलाउ करेंगे, कंपेरेटिवली अलाउ करेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा कि सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस में क्या मतलब, एक मोटा मोटी डिफरेंस हमने समझा यहाँ पे।
उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा समराइज करना चाहूँगा। पैरेलल रेजोनेंस, अब तक आप काफ़ी बेहतर समझ गए होंगे चीज़ों को, फिर भी मैं एक बार समरी देना चाहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें आपको याद रहे और बार बार अलग से इन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत ना पड़े आपको। सीरीज रेजोनेंस में हमने देखा कि कुछ सिलेक्शन जैसा हो रहा है, सिलेक्शन जैसा कुछ हो रहा है, इसमें कुछ रिजेक्शन जैसा हमने फील किया। फीलिंग को देखा, मैं फीलिंग्स को लिख रहा हूँ, अपने दिल की फीलिंग्स में बता रहा हूँ। यहाँ पे करंट को मैं सेलेक्ट करने की बात कर रहा था, यहाँ पे मेरा उस पर्टिकुलर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे जो भी फ्रिक्वेंसी थी ऑब्वियसली बराबर हो रही है दोनों में, इस रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे यहाँ भी ओमेगा नोट फ्रिक्वेंसी है, यहाँ भी ओमेगा नोट ही फ्रिक्वेंसी है। इस फ्रिक्वेंसी पे क्या हो रहा है, इस फ्रिक्वेंसी पे क्या हो रहा है कि मेरा जेड मिनिमाइज हो जा रहा है और उसी फ्रिक्वेंसी पे अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दूं तो मेरा जेड मैक्सिमम बन जा रहा है और जेड मैक्सिमम को मैं वाई मीन बोलूँगा, वाई मीन के सेंस में लेके चलूँगा क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स ईजी हो जाता है। इसीलिए वाई आई एम एक्चुअली इन्वॉल्विंग यहाँ एडमिटेंस सिंपली बिकॉज माई पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेरा जो एनालिसिस होता है मैथमेटिकल पार्ट वो ईजी लगता है बस, और कोई रीजन नहीं था कि मैं वाई को इन्वॉल्व किया। यहाँ पे मैं जेड को ही सिर्फ इन्वॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वाई को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जरूरत ही नहीं है। सेंस मेरा ये था, तो जेड मिनिमम होने का सेंस है कि आई मैक्सिमाइज हो गया और मैक्सिमम हुआ इसीलिए तो सिलेक्शन हुआ था, और यहाँ पे जेड मैक्स हुआ और मैक्सिमम हुआ इसीलिए तो आई मिनिमम हो गया, करंट मिनिमम हो गया, करंट मिनिमम हुआ इसलिए तो रिजेक्शन हुआ। तो इसीलिए सिलेक्शन को हम अगर रेजोनेंस कहते हैं, देखिए रेजोनेंस सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी की मैचिंग जैसी कुछ बात हो रही है। इस फ्रीक्वेंसी पे आने वाला सिग्नल्स मैं इसके साथ बराबर हो गया, इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहाँ भी इसका नेचुरल, इसलिए रेजोनेंस वर्ड का यूज हो रहा है। लेकिन अगर हम इसका इफेक्ट का सेंस ले तो रेजोनेंस का ये एक्चुअली में रेजोनेंस है क्योंकि ये अलाउ कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है, एनर्जी को ले रहा है, ये रेजोनेंस का सेंस दे रहा है और ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जा रहा है, इसलिए इसको एंटी रेजोनेंस भी कहा जाता है। अब आप सोचोगे कि जो चीज़ रेजोनेंस है वही चीज़ एंटी रेजोनेंस कैसे? रेजोनेंस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बराबर होने का सेंस है, एक बराबर होने पे जो घटना घट रही है वो इसके सेंस में रेजोनेंस बोल रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल रेजोनेंस में जो चीज़ें बिहेव हो रही थी, जो एग्जिबिट हो रही थी, उसका ऑपोजिट बिहेवियर एग्जीबिशन हो रहा है, इसलिए इसको एंटी रेजोनेंस का सेंस भी नाम दिया जाता है। इन मेनी बुक्स यू विल फाइंड इट द नेम इज गिवन एज एंटी रेजोनेंस। इसलिए अगर सिंपली अगर मैं कहूँ एंटी रेजोनेंस तो समझ लेना पैरेलल रेजोनेंस की बात हो रही है। ये सिंपली कहूँ रेजोनेंस तो इट मीन्स सीरीज रेजोनेंस की बात हो रही है। देखिए एक यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, बहुत किताबों में आपको ऐसा लिखा रहेगा, रेजोनेंस इज व्हाट in electrical network there are two types of resonance, that is series resonance शॉर्ट में लिख देता हूँ, and parallel resonance। बहुत सारे डाउट आएंगे तो ठीक है, मोटा मोटी अच्छी बात है, इट्स नॉट ए रॉन्ग कॉन्सेप्ट कि सीरीज रेजोनेंस पैरेलल रेजोनेंस नाम के दो प्रकार के रेजोनेंस होते हैं। बट एक्चुअली सीरीज रेजोनेंस इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो रेजोनेंस होता है उसमें मेरा जो आर एल और सी है वो सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं, और पैरेलल रेजोनेंस इसलिए नाम दिया गया क्योंकि जो आर है, जो एल है, जो सी है वो पैरेलली कॉम्बाइंड रहते हैं। बस यही अंतर है इसका मेन कॉन्फ़िगर का अंतर, ठीक है। बट एक्चुअली स्पीकिंग सीरीज रेजोनेंस इज एक्चुअली रेजोनेटिंग, एक्चुअल रेजोनेंस ये है मेरा, क्योंकि इसमें मेरा अलाउ हो रहा है, इसमें मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। बट ये मेरा एक्चुअली में एंटी रेजोनेंस है, एंटी रेजोनेंस, ठीक है। तो अब इससे क्या लगता है कि रेजोनेंस कोई दो प्रकार का नहीं है, रेजोनेंस है और उसके ऑपोजिट में एक रेजोनेंस है, दैट इज एंटी रेजोनेंस है। कोई रेजोनेंस का टाइप नहीं है यहाँ पे, रेजोनेंस तो अपने आप में एक ही टाइप का होता है एक्चुअली में, बट उस रेजोनेंस के ऑपोजिट जो घटना घट रही है, स्पेसिफिक घटना घट रही है, उसको हमने एंटी रेजोनेंस कहा और उसको सर्किट के सेंस में दो कैटेगरी का नाम दे दिया हमने। तो जैसे भी आप इसको समझो, आई डोंट जस्ट एक्सपेक्ट, मैं ये बस नहीं चाहता था, आई डोंट वांट कि आप नामों को लेके कंफ्यूज रहें कि ये नाम क्या है। तो ये रेजोनेंस है और ये एंटी रेजोनेंस है। यहाँ भी रेजोनेंस जैसा कुछ घटना हो रहा, क्या घटना हो रहा कि जो बाहर से आने वाला फ्रीक्वेंसी है वो इसके नेचुरल सर्किट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जा रहा। यहाँ भी बाहर से आने वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट के बराबर हो जा रहा है, दोनों में बराबर होने का कंडीशन, इसलिए इनको रेजोनेंस कहा जा रहा है। बट इफेक्ट्स आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ से हमने रेजोनेंस और एंटी रेजोनेंस की बातें की। अब देखिए कि पैरेलल रेजोनेंस के बारे में थोड़ा और डिटेल्स यहाँ पे देखने वाले हैं। बिल्कुल जिस तरह से हमने सीरीज रेजोनेंस में बातें की थी वही सारी बातें हम पैरेलल रेजोनेंस में बातें करेंगे। तो पैरेलल रेजोनेंस का हमने कोर कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, अब उसके कुछ मैथमेटिकल
इवेल्युएशंस यहाँ पे हम देखने वाले हैं, जो कि बहुत इजी होने वाला है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड में जा सकता हूँ मैं, बिकॉज एग्जैक्टली जो चीज़ें मैंने की थी सीरीज रेजोनेंस के केस में वही चीज़ें सारी करने वाला हूँ मैं। उसका 3 dB फ्रिक्वेंसी के बारे में देखेंगे, बैंडविड्थ निकालेंगे, रिलेशंस देखेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट जाऊँगा, एंड थोड़ा भी लगता है कि क्या हो रहा है तो प्लीज़ रेफर माई फर्स्ट क्लास, दैट इज सीरीज रेजोनेंस का क्लास, जिसमें आपको काफ़ी स्लोली गया हूँ और बहुत बारीकी से गया हूँ, वही सारी चीज़ें रिपीट होने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। अब आपको एक इनसाइट मिल गया मैं क्या कर रहा हूँ, एक सरप्राइज ऐसा नहीं लगेगा क्यों कर रहा हूँ, लॉजिकली आप भी समझते जाओगे कि हाँ ये सर ऐसा क्यों किया, हाँ ऐसा क्यों किया। यहाँ पे वोल्टेज में कनेक्ट करूँगा, बहुत सारे किताबों में करंट सोर्स को यूज करके भी डिस्क्राइब करते हैं, बट मैं हम लोग एक फर्स्ट फिक्स्ड कन्वेंशन लेके चलेंगे, यहाँ मेरा वोल्टेज रहेगा। देखिए ऑब्वियसली आर है, ये एल है और सी में, आई नीड नॉट राइट अगेन अगेन कि आर है, ये एल है, ये सी है। अब मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ। मैं इसका जो मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, इम्पेडेंस तो होगा, लेकिन उसकी वजह से जो इम्पेडेंस इंटरनली एडमिटेंस को भी मैं इन्वॉल्व करूंगा। यहाँ पे एक ही चीज़ है, इसका जस्ट क्या है, रेसिप्रोकल, इसका जस्ट रेसिप्रोकल है। मैथमेटिक्स इजी हो जाता है, इसीलिए मैं एडमिटेंस पे एनालिसिस करूंगा, और एडमिटेंस पे एनालिसिस करने का मतलब है इस आर की वजह से जो मेरा एडमिटेंस होगा वो 1/r होगा, ठीक है। देखिए आप ध्यान समझिएगा, रेजिस्टेंस, ठीक है, की वजह से मेरे पास आर अगर रजिस्टर है तो उसकी वजह से जो इम्पिडेंस होता है वो आर ही होता है, लेकिन एडमिटेंस क्या होगा, ऑब्वियसली 1/r हो जाएगा, 1/r, ठीक है। वाई लिखा हूँ, ये वाई है। अगर आपके पास इंडक्टेंस एल है, इंडक्टर में इंडक्टेंस एल है, तो उसकी वजह से इम्पिडेंस क्या हो जाता है, ओमेगा एल, ठीक है। तो एडमिटेंस क्या हो जाएगा, 1/ωL, सिंपल, उसका रेसिप्रोकल सिंपली। और सी के वजह से अगर आपके पास 1/ωc नाम का अगर क्या होता है रिएक्टेंस है, दैट इज ऑब्वियसली इम्पिडेंस, तो इसका एडमिटेंस सिंपली इसका रेसिप्रोकल ωc हो जाएगा। आई शुड नॉट आई थिंक टेल यू, बट फिर भी अगर जिनको थोड़ा भी डाउट है ये ईजी था। तो ये हो गया एल, तो ये हो जाएगा 1/ωL इसका, मैं एडमिटेंस लिख रहा हूँ सबका, इसका अपना इंडिविजुअल एडमिटेंस है, इसका अपना इंडिविजुअल एडमिटेंस है, और इसका अपना इंडिविजुअल एडमिटेंस हो जाएगा, ωc हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो सीरीज में क्या होता है कि इम्पेडेंसेस को आपस में ऐड कर दिया जाता था। यहाँ पैरेलल में क्या होगा, इसका जो ओवरऑल एडमिटेंस होगा, ओवरऑल इस सर्किट का एडमिटेंस जो होगा, ओवरऑल जो एडमिटेंस होगा सिंपली y होगा, और दैट y विल बी इक्वल टू, सारा ऐड कर दो, 1/r प्लस 1/ωL प्लस ωc। एक चीज़ मैंने मिस किया यहाँ पे, मुझे फेज भी इंक्लूड करना है, तो 1, ठीक है, यहाँ पे होता है j, तो यहाँ पे नीचे j आ जाएगा, यहाँ भी j आता तो यहाँ ऊपर j आ जाएगा, है ना। तो j को मैंने थोड़ा सा मिस किया था, सॉरी फॉर दैट। तो ये j आप इंक्लूड कर लीजिए, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा था, बट अगर आप इसको फेज को इंक्लूड करो तो यहाँ पे j आएगा। तो आई शुड नॉट वायलेट द थिंग्स, मुझे लिख देना चाहिए, j को इंक्लूड करते हुए मैं चीज़ों को लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ भी मैं j को इंक्लूड करके लिखूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा c, यहाँ पे हो जाएगा 1/jωL प्लस jωc, ये हो जाएगा। आई होप आई एम राइट। आपको याद दिला दूँ थोड़ा सा जल्दी से एक चीज़, कि अगर यही कॉम्बिनेशन सीरीज होता तो R होता इम्पिडेंस, इसकी वजह से रिएक्टेंस jωL होता, तो ऐड कर देते, इसकी वजह से 1/jωc होता है। इन्हीं इंडिविजुअली इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, और सारे जोड़ दिया तो बन गया एडमिटेंस। देखिए ध्यान से, है ना, ये बन गया एडमिटेंस। अब थोड़ा इसको रीअरेंज कर लिया जाए, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट क्या करना, क्या है मुझे, इसका रीअरेंजमेंट क्या था, j है तो प्लस j लिखा, लेकिन 1/j को माइनस के सेंस में लिखते हैं, 1/j कैन बी रिटन एट -j, ठीक है, मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स है। और इसको इधर वाला इधर थोड़ा सा सफलिंग कर देता हूँ, तो ये तो 1/r ही रहेगा। यहाँ पे jωc क्योंकि प्लस में तो पहले लिख लिया, और ये माइनस में आएगा तो इसको लिख सकते हैं माइनस, ठीक है, सॉरी इसको मैं थोड़ा सही कर लूँ, ठीक है, देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 1/j को -j लिख सकता हूँ, तो -j और 1/ωL तो रहेगा ही, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, इस 1/j नीचे में j था वो ऊपर लेके चला गया हूँ, इसलिए माइनस लगा दिया और कोई चेंज नहीं किया, रीअरेंजमेंट है मेरा ये। सो दिस बिकम्स y बिकम्स इक्वल टू 1/r प्लस j कॉमन ले लेते हैं अगर, तो ωc माइनस 1/ωL, ठीक है। देखिए यहाँ पे जे बस सिंपल है, आई थिंक मुझे टाइम नहीं देना चाहिए, फिर भी मुझे लगता है कहीं बच्चे को थोड़ा भी डाउट ना रह जाए, तो आई एम टेकिंग ए लिटिल बिट टाइम एयर। जैसे इसमें सिंपल कर दिया था हमने, सी आर, यहाँ पे मैं क्या लिखता था,
बिल्कुल उस एनालॉजी को मैं लेकर चलूँगा ताकि आपको सब कुछ ईजी लगे, इस एनालॉजी को लेकर चलते रहना हमें। वहाँ पे Z इक्वल टू आया था R प्लस J कॉमन ले लिया था ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। तो ध्यान से देखिए कुछ भी अंतर नहीं है, सब कुछ रेसिप्रोकेट हो गया है तो 1/R हो गया है, ओमेगा C का उल्टा हो गया तो 1/ओमेगा C का ओमेगा C बन गया है। तो इसीलिए माइनस प्लस J की वजह से भी ये चेंज आया है, इसलिए जो चीज़ प्लस में था वो माइनस में, जो चीज़ माइनस में था वो प्लस में आ गया, तो ओमेगा L नीचे आया तो माइनस भी आ गया है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से चीज़ों को समझेंगे। मैंने क्या बताया कि एडमिटेंस मेरा क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। रेजोनेंस की वजह से ऐसा होता है, ये रिजेक्शन सर्किट है, ठीक है, ये रिजेक्शन सर्किट है। इम्पिडेंस मेरा मैक्सिमम होने का मतलब है एडमिटेंस मेरा मिनिमम हो जाना। एडमिटेंस जो है वो मेरा मिनिमम हो जाना है, ये इस दिमाग में रख लेना है। एडमिटेंस मेरा मिनिमम हो जाना है, जो कि अच्छी बात नहीं है। एडमिटेंस मिनिमम होने से करंट भी मिनिमम, एडमिशन आपका खराब हो रहा है, एडमिट आप नहीं अच्छा कर पा रहे हो, मतलब रिजेक्शन जैसा कुछ सेंस दे रहा है। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। सो यहाँ पे आपका जो एडमिटेंस है वो मिनिमम हो जाएगा। अब ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये वैल्यू 0 के बराबर होगी, ये वैल्यू 0 के बराबर होगी, है ना। यानी कि ओमेगा C माइनस 1/ओमेगा L ये 0 के बराबर होगा। ये 0 होना ही मिनिमम है, यानी यही आपका रेजोनेंस का कंडीशन है, यानी कि आपका फ्रीक्वेंसी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी बन जा रही है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ऐसा हो रहा है, इसलिए इस फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा नोट का सिंबलाइज कर देते हैं। और यहाँ से सिंपली निकालोगे तो इसमें मुझे टाइम लेने की जरूरत नहीं है, आपका वैल्यू ये आ जाएगा। तो देख सकते हैं हम कि यहाँ भी मेरा जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उतना ही आ रहा है, ठीक है, जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी है एक्चुअली। और इस फ्रीक्वेंसी पे अगर कोई सिग्नल आएगा तो इस पे वो वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे वो इस जो वाई की वैल्यू है, जो एडमिटेंस की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। एडमिटेंस मिनिमम जो कि इट्स अ बैड इंप्रेशन, बैड थिंग। सो करंट मिनिमम, करंट मिनिमम मतलब मेरा खराब हो गया, सब कुछ रिजेक्शन हो रहा है उस टाइम पे, है ना। तो यहाँ पे मैं नोट कर लिया कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है इसको एम्फसाइज करने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि ये भी उतनी ही वैल्यू होती है। अगेन एंड अगेन आई टोल्ड यू, ये दिमाग में रख लेते हैं हम। आगे चलते हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जब मेरा सीरीज रेजोनेंस था और जब मेरा पैरेलल रेजोनेंस था, यहाँ पे कुछ बातें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें कर लेते हैं। कि आपको कोई सर्किट दिया हुआ है तो आप उसको सोचोगे कि सीरीज में है कि पैरेलल में, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। आपको एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे देगा एग्जाम में और कहेगा कि इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालो, इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालो जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस करेगा, यानी वही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो एक कॉम्बिनेशन दे देगा, एक सर्किट दे देगा जिसमें बहुत मल्टीपल रेजिस्टेंस होंगे, मल्टीपल कैपेसिटर्स हो सकते हैं, मल्टीपल इंडक्टर्स हो सकते हैं, और वो क्रॉस कनेक्शन कैसे भी दे सकता है। तो कहेगा कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में। आप बोलोगे सर सीरीज पता है कि पैरेलल में कैसे पहचानूँ, सीरीज होता तब ना इसका रेजोनेंस निकालता, पैरेलल होता तब ना इसका रेजोनेंस निकालता। तो सीरीज पता चले तब तो सीरीज है कि पैरेलल है ये जरूरी नहीं है जानना। एक चीज़ हमने क्या सीखा समझा अभी तक कि सीरीज हो या पैरेलल, सीरीज हो या पैरेलल हो, अगर आप उसका एडमिटेंस निकालते हो या उसका इम्पिडेंस निकालते हो, जो भी आपको सही लगता है, सीरीज है तो भी उसका एडमिटेंस निकाल सकते हो, पैरेलल है तो भी उसका एडमिटेंस निकाल सकते हो, सीरीज है तो भी उसका इम्पिडेंस निकाल सकते हो, पैरेलल है तो भी उसका इम्पिडेंस, मतलब कुछ भी निकाल सकते हो आप, जो आपको लगता है कि ईजी टू कैलकुलेशन है, ईजी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो आप उसका इम्पिडेंस निकालो या एडमिटेंस निकालो, उसके बाद उसका इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दो, उसकी इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दो, तो ऑब्वियसली जो फ्रीक्वेंसी आपको वहाँ से निकलेगी वही उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। आपको जानने की जरूरत ही नहीं है कि ये सीरीज वाला रेजोनेंस था कि पैरेलल वाला रेजोनेंस था, ठीक है। क्या आपको नहीं समझ में आया तो एक सिंपल बात बता दो कि लेट इट बी सीरीज और लेट इट बी पैरेलल, आइदर यू फाइंड आउट इट्स इम्पिडेंस और इट्स एडमिटेंस। नॉर्मली सीरीज में अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन है तो जेड निकालोगे तो ईजी होगा, मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बस बता रहा हूँ, कोई यहाँ पे थ्योरेटिकल सेंस नहीं है कि आप एडमिटेंस निकालो या इम्पिडेंस निकालो। मैंने पहले ही एम्फसाइज किया कि क्यों मैं एडमिटेंस को इन्वॉल्व करूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ मैथमेटिक्स। मेरी मर्जी है मैं इम्पिडेंस निकाल लूँ, मेरी मर्जी है मैं एडमिटेंस निकालूँ। तो इसके बाद इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसको जीरो से इक्वेट करो, या इसका भी इमेजिनरी पार्ट को जीरो से इक्वेट करो, तो यहाँ से भी आपको एक ओमेगा की वैल्यू निकलेगी, वही आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा। यहाँ से भी आपकी ओमेगा की वैल्यू निकलेगी, वही आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा। नीड नॉट टू नो कि वो पैरेलल था कि सीरीज था, ठीक है। जनरली हमें कन्वेंशन लेके चलते हैं कि अगर मुझे समझ में आ रहा है कि कॉम्बिनेशन सीरीज वाला है तो जेड निकालना ईजी होगा,
क्योंकि मैंने वही बताया कि सीरीज में सब कुछ सिंपल ऐड हो जाता है इम्पेडेंस, इसलिए जेड निकालना ईजी होगा। पैरेलल में एडमिटेंस निकालना ईजी होता है, बस मैथमेटिक्स का सेंस यहाँ पे। थ्योरेटिकल सेंस में देयर इज नो डिफरेंस वेदर यू फाइंड आउट जेड और यू फाइंड आउट वाई। whatever you find out, whatever is the circuit given, you just find out जेड और एज वेल एज वाई, जो आपको इजी लगता है वो निकाल लो। उसके बाद उसके इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दो। इमेजिनरी पार्ट को जीरो करते ही आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को बस मिनिमम होने से मतलब है, चाहे वो जेड मिनिमम हो, चाहे वो एडमिटेंस मिनिमम हो, जेड मिनिमम हो या वाई मिनिमम हो, चाहे इम्पेडेंस मिनिमम हो, चाहे एडमिटेंस मिनिमम हो, मिनिमम होने से मतलब है उसको। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक चीज़ फिर से कॉर्लरी कर लेते हैं, बार बार रिमाइंडर होगा आपके लिए फिर से एक, कि सीरीज में और पैरेलल में हमने क्या डिफरेंस देखा। कि सीरीज में आपका, ठीक है, जे शॉर्ट में लिख देता हूँ जेड, ठीक है, और ये है वाई। सीरीज में आपका जेड मिनिमम हो गया, और ऑब्वियसली जेड मिनिमम क्या मतलब होता है कि वाई मैक्स हो गया, ये 22 वर्ष समझने वाली बात है। और पैरेलल में हमने क्या देखा कि जेड मैक्स हो गया और ये मीन हो गया, है ना। इसीलिए अगर आप जेड निकालो या वाई निकालो, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में मिनिमम करने के लिए आपको इमेजिनरी पार्ट को जीरो करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को जीरो करके बात को समझाया। ठीक है, जेड मिनिमम इसमें हो रहा और वाई मिनिमम इसमें हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से कोई चीज़ मैक्सिमम, उसका वो ऑपोजिट वाला चीज़ मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन हमें तो जेड या वाई को मिनिमम करना है। ठीक है, इसीलिए दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड टू इवेलुएट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब हम जल्दी से चलेंगे। जिस तरह से हमने सीरीज रेजोनेंस जब पढ़ा था तो जेड का ग्राफ समझा था, उसी तरह यहाँ पे एडमिटेंस का ग्राफ यानी वाई का ग्राफ को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। वाई के ग्राफ को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। मैं तीनों को ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे मैं बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो भी है, यहाँ पे बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस देखेंगे। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में मेरा ग्राफ रहता है, तो फ्रीक्वेंसी का हॉरिजॉन्टल एक्सिस में यहाँ पे दिखा दूंगा, और मैं यहाँ पे एक्सिस, इस एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस में क्या दिखाने वाला हूँ, वाई। ठीक है, वाई मतलब एडमिटेंस, वाई मतलब एडमिटेंस, समझिएगा इस बात को। जैसे जैसे इम्पेडेंस का किया था बिल्कुल वैसे ही एडमिटेंस का करने वाला हूँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे बातों का। ये मेरा एडमिटेंस है। अब देखिए, बिकॉज ऑफ कोई रेजिस्टेंस की वजह से, बिकॉज ऑफ कैपेसिटेंस एंड बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस क्या होने वाला है मेरा एडमिटेंस। ठीक है, पहले तो नोट करवा दूँ आपको ये बात, पहले तो नोट कर दें हम आपके लिए बात की, मैं लिख देता हूँ इसको, पहले तो नोट कर दूं मैं आपके लिए कि बिकॉज ऑफ कोई रेजिस्टेंस है आपके पास, तो उसकी वजह से जो एडमिटेंस की वैल्यू होगी वो 1/r होती है। अगर आपके पास कोई कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है, तो उसकी वजह से एडमिटेंस आपकी क्या होती है, यहाँ पे मैंने सब लिखा हुआ है, यही चीज़ ये और यही चीज़ लिखने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा आपका j⍵c। मैं उसके मैग्नीट्यूड को प्लॉट करने वाला हूँ, इसलिए सिर्फ ω_c लिखूंगा और यहाँ पे 1/ω_L लिखूंगा। ठीक है, अब इनका 1/r का प्लॉटिंग, ऑब्वियसली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल कांस्टेंट एक ग्राफ बनेगा जिसकी वैल्यू 1/r होगी। ω_c देखिए सिंपली ये प्रोपोर्शनल है, सिंपली प्रोपोर्शनल लीनियर ग्राफ बनेगा, लीनियर रैंप जैसा कुछ ग्राफ बनेगा, है ना। और यहाँ पे ये हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, रेसिप्रोकल है तो घटता हुआ सेंस आपको दिखाई देगा, यहाँ पे घट रहा। तो ये है सिंपल, आई डोंट थिंक दिस इज कॉम्प्लिकेटेड, दिस इज वेरी सिंपल। अच्छा, ये जो मैंने ग्राफ बनाया, ये बनाया है मैंने बिल्कुल एकदम इंडिपेंडेंटली सिर्फ रेजिस्टेंस हो, इंडिपेंडेंटली एक्सक्लूसिवली सिर्फ कैपेसिटेंस हो, एक्सक्लूसिवली सिर्फ इंडक्टेंस हो तब। लेकिन अगर तीनों एक सर्किट में रहे तो तीनों का कॉम्बाइंड इफेक्ट कैसा दिखेगा वो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तीनों का कॉम्बाइंड इफेक्ट कुछ कैसा दिखता है, तीनों का कॉम्बाइंड इफेक्ट, ठीक है, तीनों का कॉम्बाइंड इफेक्ट आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिएगा, आप सोचिएगा कि तीनों दिखेगा यानी ऐसा भी दिखेगा, ऐसा भी दिखेगा, ऐसा भी, ऐसा कुछ नहीं। ये ऐसा का मतलब फिर से इंडिपेंडेंट हो गया ना। तो कॉम्बाइंड इफेक्ट जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा, लेट मी शो यू। द कॉम्बाइंड इफेक्ट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ऐसा दिखेगा। जहाँ बिल्कुल याद करिए, जैसे जैसे वहाँ पे इम्पेडेंस का ग्राफ बना था, बिल्कुल वैसे यहाँ पे एडमिटेंस का ग्राफ बन रहा है। जो चीज़ वहाँ इम्पेडेंस था वो चीज़ यहाँ एडमिटेंस जैसा बन गया, क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ वहाँ वो पहले वहाँ पे क्या था, इम्पेडेंस मिनिमम हुआ था रेजोनेंस पे, यहाँ एडमिटेंस को मिनिमम होना है, इसलिए ये घट रहा है फिर बढ़ रहा है। ठीक है, कॉम्बाइंड इफेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी वाला एक्सिस एज इट इज
ठीक है, एज यूजुअल। ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ योर एडमिटेंस, वाई एडमिटेंस का ग्राफ है ये। तो देखिए शुरू में इसका जो इफेक्ट है यहाँ पे देखिए, शुरुआत इसका इधर से हुआ तो ये कहीं ना कहीं इंडक्टिव बिहेवियर जैसा शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये आपका इस साइड में यानी कि लेसर ऑफ फ्रिक्वेंसी साइड में 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा एल, कन्फ्यूज मत होना, एल है ये वाला साइड, ये वाला ग्राफ दिखा। उसके बाद मिडिल में डोमिनेट कर रहा रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे आपका रेजिस्टिव ग्राफ है, यहाँ पे कहीं ना कहीं 1/r जैसा कुछ पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, और इस साइड जाते जाते वो कैपेसिटिव बिहेवियर एग्जिस्ट करने लगेगा। और ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ना कि मिनिमम एडमिटेंस है, y की वैल्यू मिनिमम यहाँ दिख रही है ना, एडमिटेंस की वैल्यू, तो y की वैल्यू मिनिमम आपकी हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैंने बताया नहीं, सॉरी फॉर दैट, कि ये जब जीरो हो जाएगा, दिस पार्ट विल बिकम इफ जीरो, इफ दिस पार्ट विल बिकम जीरो, सो y की वैल्यू मिनिमम क्या हो जाएगी, y की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 1 डिवाइडेड बाई r आएगी। ये रेजोनेंस पे ये वैलिड है, रेजोनेंस पे, एंटी रेजोनेंस पे यानी पैरेलल सर्किट के रेजोनेंस में आपका एडमिटेंस मिनिमम होता है। एक्चुअली मुझे ऐसे लिखना बेहतर होगा, इफ आई शुड राइट लाइक दिस, कि y की वैल्यू पैरेलल रेजोनेंस में y की वैल्यू y मिनिमम हो जाती है और ये वैल्यू 1/r के बराबर होती है, ऑब्वियसली 1/r के बराबर होगी। अब इसका एक सेंस समझिए, यहाँ पे एक सेंस समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आपका ये तीनों का कॉम्बिनेशन की वजह से आपको एक एडमिटेंस मिल रहा था या इम्पिडेंस मिल रहा था, जो भी कहो, एडमिटेंस आपका मिनिमम हो गया, ठीक है, या इम्पिडेंस आपका मैक्सिमम हो गया। पैरेलल में क्या होता है, तीनों को मिलाने की वजह से आपका एडमिटेंस कम रहा होगा, यानी ये दोनों नलीफाई हो जाते हैं, यानी दोनों ओपन सर्किटेड हो जाते हैं, दोनों का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है, इसीलिए इम्पिडेंस आपका ओवरऑल बढ़ जाता है। अगर ये दोनों इफेक्टिव हो जाए, पैरेलल में आपका ये दोनों इफेक्टिव हो जाए, तो आपका इम्पिडेंस थोड़ा घटेगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो ये सेंस आप समझ लीजिए। जिस तरह से सीरीज वाले में आपका वो सब शॉर्ट सर्किट हो गया था, वैसे ये दोनों चीज़ें ओपन सर्किटेड हो जा रही हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मैं बात क्या बता रहा था कि y मिनिमम की वैल्यू आपकी 1/r हो जा रही है, y मिनिमम की वैल्यू आपकी 1/r हो जा रही है, और यही तो रेजोनेंस है, यही तो रेजोनेंस है, एज वेल एज एंटी रेजोनेंस आप कह सकते हो, बेटर होगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, इससे लेसर फ्रिक्वेंसी यानी इस साइड में लेसर फ्रिक्वेंसी में इंडक्टिव बिहेवियर आपका कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, और इसके हायर साइड में आपका कैपेसिटी बिहेवियर, यहाँ पे इंडक्टिव बिहेवियर है और इस साइड में कैपेसिटिव डोमिनेंस शुरू हो जाता है, बीच में रेजिस्टिव बिहेवियर ज़्यादा डोमिनेट करता है। और ये रेजिस्टिव बिहेवियर ही क्या है, कहीं ना कहीं मिनिमम एडमिटेंस है, मिनिमम एडमिटेंस, ठीक है। अब ये जो मिनिमम एडमिटेंस है, इसके बारे में मैं कुछ बातें बता दूं, या फिर आई थिंक मुझे डायरेक्टली एक नया ग्राफ बनाना चाहिए। अब मैं एक नया ग्राफ बनाऊंगा, देखिएगा, आई होप इसमें आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब देखिएगा, मैथमेटिक्स के लिए मैंने एडमिटेंस का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किया था, बट मैं अब क्या इन्वॉल्व करने वाला हूँ, देखिए ये मेरा ग्राफ किस चीज़ का बना रहा हूँ, ओमेगा, ये मैं जेड का ग्राफ बना रहा हूँ। जैसे मैंने सीरीज रेजोनेंस में इम्पिडेंस का ग्राफ बनाया था, वैसे ही यहाँ भी इम्पिडेंस का ग्राफ बनाऊंगा, बट मैं क्या करूँगा, इसका हेल्प लूँगा। देखिए ये है एडमिटेंस, एडमिटेंस का ग्राफ मैंने बनाया, इसी का ठीक उल्टा ग्राफ होगा ऑब्वियसली इम्पिडेंस का, है ना। क्या मैं बोलना चाहता हूँ, जेड इज ऑपोजिट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वाई, वाई का ग्राफ अगर कुछ ऐसा था, इसका मतलब जेड का ग्राफ मेरा क्या होगा, फिर बिल्कुल इसका उल्टा बनेगा, एंड जेड ग्राफ विल बी लाइक दिस। जेड का ग्राफ थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं इसको, जेड का ग्राफ ठीक उसके उल्टा बनाया मैंने, जेड का ग्राफ ठीक मैंने उसका उल्टा बनाया, कुछ इस तरह से बढ़ा फिर घटा, ठीक है। यहाँ पे बीच में इसका एडमिटेंस मिनिमम था, यानी इम्पिडेंस मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे। तो ये मेरा जेड है जो कि मैक्स हो जा रहा है, रेजोनेंस पे ही हो रहा है ऑब्वियसली, ये चीज़ रेजोनेंस पे ही मैक्स हो रहा है। जेड की वैल्यू मेरी मैक्सिमम हो जा रही, जेड की वैल्यू मैक्सिमम मेरी क्या होगी, आर ही होगी, क्योंकि वाई मिनिमम की वैल्यू मेरी 1/r है, तो जेड मैक्स की वैल्यू आर होगी ऑब्वियसली। अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूँगा कि सीरीज रेजोनेंस में भी मेरा जो वैल्यू था बेसिकली इम्पिडेंस का, वो आर था। पैरेलल रेजोनेंस में भी जो इम्पिडेंस का वैल्यू है, देखिए इस रेजोनेंस पे इसकी वैल्यू आर ही है, बट द डिफरेंस इज दैट सीरीज रेजोनेंस में वही आर एज ए मिनिमम शो हुआ था, एक मिनिमम रेजिस्टेंस का तरह काम किया था, मिनिमम इम्पिडेंस की तरह काम किया था। यहाँ पे वही आर की वैल्यू मैक्सिमम इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है।
सो वैल्यूज आर लाइक दैट सिंपल, बट मैक्सिमम और मिनिमम वाला डिफरेंस को ज़्यादा समझना है यहाँ पे हमें। इस साइड पे हमारा इंडक्टिव है, इस साइड पे हमारा कैपेसिटिव है, और यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, ये आर जो है समझिए जरूर इसको बात को ध्यान से कि ये मेरा मैक्सिमम इम्पिडेंस है, मैक्सिमम इम्पिडेंस है। ये मेरा जो 1/R है वो मिनिमम एडमिटेंस है, मिनिमम एडमिटेंस है, ये एडमिटेंस का ग्राफ है, ठीक, ये मिनिमम एडमिटेंस है, और यहाँ पे मैक्सिमम मेरा इम्पिडेंस है। तो मिक्स इम्पिडेंस एडमिटेंस इम्पिडेंस बार बार जो बातें कर रहा हूँ इस पर कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इम्पिडेंस एंड एडमिटेंस आर एग्जैक्टली रेसिप्रोकल, अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो अल्टरनेटिव को यूज कर रहे हैं, जस्ट इन्वॉल्वमेंट का रीजन बता रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी और कुछ नहीं। अब मैं जल्दी से आपको एक ग्राफ ऑफ करंट बताने जा रहा हूँ, करंट का ग्राफ, ठीक है, जिससे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे और बेहतर हो जाएंगी। ग्राफ ऑफ करंट, ऑब्वियसली ये भी फ्रिक्वेंसी के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनेगा। तो ये मेरा हो गया फ्रिक्वेंसी एक्सिस, दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज माई फ्रिक्वेंसी एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस विल बी ऑब्वियसली करंट का ग्राफ है तो करंट का एक्सिस में बनाऊंगा। अब देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ से मुझे पता आप समझ चुके होंगे। जेड के साथ बिल्कुल ऑपोजिट होता है, और जेड के साथ ऑपोजिट कौन है, एडमिटेंस। तो एडमिटेंस के हिसाब से करंट फ्लो करेगा, याद रखिए एडमिटेंस को ही फॉलो करेगा करंट, क्योंकि जैसे जैसे एडमिट होगा वैसे वैसे करंट फ्लो करेगा। तो एडमिटेंस का ही इसके इक्विवेलेंट ही करंट का ग्राफ होगा, एडमिटेंस जैसा ही ग्राफ होगा, एडमिटेंस के जैसा ही ग्राफ बनेगा किसका, करंट का। इसमें मुझे लगता नहीं कि कुछ डाउट आ रहा होगा आपको। इसका रीजन मैं बता दूं कि करंट जो होता है वो क्या होता है, सिंपली V/Z होता है। तो Z के साथ उल्टा बना था, लेकिन V × 1/Z यही क्या है, मेरा एडमिटेंस है, यानी V × Y। तो कहीं देख सकते हो आप, I जो है वो एडमिटेंस के साथ प्रोपोर्शनल है, एडमिटेंस के साथ प्रोपोर्शनल है। तो एडमिटेंस के जैसा ग्राफ बनेगा करंट का ग्राफ, एडमिटेंस के जैसा ग्राफ बनेगा करंट का ग्राफ। तो मैं ऐसा ग्राफ बना रहा हूँ, यानी U जैसा ग्राफ बनाऊंगा करंट का। सो माई करेंट्स ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, बिल्कुल वैसा ही बनेगा ग्राफ, ठीक है। तो कुछ दिख रहा होगा आपको कि बीच में कुछ मिनिमम जैसा करंट हुआ है। तो ये मिनिमम करंट कब होगा, ऑब्वियसली रेजोनेंस पे होगा। हमने बात किया था कि करंट बिकम्स मिनिमम, करंट बिकम्स मिनिमम, है ना, करंट बिकम्स मिनिमम, रिजेक्शन पैरेलल वाले में क्या हो रहा था, मिनिमम हो रहा था, ठीक है। तो करंट बिकम्स मिनिमम, इतना आपके दिमाग में सारी चीज़ें घुस गई होंगी। यहाँ पे मेरा आई मिनिमम होगा, इस आई मिनिमम की वैल्यू क्या होगी हम बात करेंगे अभी, बट करंट विल बी मिनिमम, ठीक है। ये हो गया मिनिमम वैल्यू। और एक बात बता दूं आपको, इस साइड में मैंने ऑलरेडी बिहेवियर तो हमने बात की, करंट की सिर्फ बात करें हम। अब मिनिमम से थोड़ा देखिए इधर उधर फ्रिक्वेंसी अगर आप जाते हो, मैंने बताया था ना कि फ्रिक्वेंसीज जो मेरा रेजोनेंस का उससे थोड़ा अदर फ्रिक्वेंसीज पे जाए। मैं यहाँ पे एक लाइन लिखा था, आई रिमाइंड यू वन थिंग, एक लाइन मैंने लिखा बड़ा सुंदर सा, मोर करंट फ्लोज एट अदर फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। ये जो मोर करंट है वो भी कितना मोर, उसकी एक लिमिट हम देखेंगे यहाँ पे। तो मोर करंट फ्लोज एट अदर फ्रिक्वेंसीज, तो ये जो अदर फ्रिक्वेंसीज है, यानी कि ये इधर ये वाली अदर फ्रिक्वेंसीज पे ऑब्वियसली, इससे देखिए इधर जाओगे तो भी आपका हायर करंट है, इधर जाओगे तो भी आपका हायर करंट है। तो आपका कुछ इधर जाओगे तो कुछ इस लिमिट पे आ जाओ, उतना ही हाइट पे इधर भी आ जाओ इस फ्रिक्वेंसी पे। इससे थोड़ा ज़्यादा करंट है, ये कितना ज़्यादा करंट है, इससे √2 टाइम ज़्यादा, √2 ऑफ आई मिनिमम, मिनिमम से थोड़ा ज़्यादा, मिनिमम से थोड़ा √2 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मिनिमम से √2 ज़्यादा। तो मिनिमम से √2 ज़्यादा इधर भी और मिनिमम से √2 ज़्यादा इधर भी का एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पॉइंट है, इधर भी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है। इस फ्रिक्वेंसी को लोअर 3 dB फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, इसको हायर 3 dB फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। L फॉर लोअर, H फॉर हायर, L फॉर लोअर, ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है हमने, लोअर हायर। लेकिन डिफरेंस क्या, वहाँ पे हमने मैक्सिमम से थोड़ा कम की बात की थी, यहाँ पे मिनिमम से थोड़ा ज़्यादा की बात कर रहे हैं, बस अंतर यही है। तो ये 3 dB क्यों है, इसका रीज़न क्या है 3 dB होने का भैया, ये 3 dB क्यों है, यानी कि ये जो डिफरेंस है 3 dB का डिफरेंस है, मतलब मिनिमम से, यानी सिंपली आई मीन और √2 ऑफ आई मीन में 3 dB का डिफरेंस होता है। कैसे, क्योंकि मल्टीप्लाइड है यानी लॉग में जाओगे तो प्लस हो जाता है। तो मैं बता दूं कि √2 का अगर आप लॉग में कन्वर्ट करोगे तो 20 लॉग करोगे, इसको सिंप्लीफाई करो, सिंपली हम आई होप यू आर गुड एट मैथ्स, तो ये हो जाएगा 10 log 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10
इंटू log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, तो याद होना चाहिए आपको ये 3। तो √2 की जो वैल्यू आई है डीबी में 3 dB आ रही है, यानी कि आई मिनिमम से √2 टाइम्स कोई ज़्यादा है, यानी आई मिनिमम से वो 3 dB ज़्यादा है, इसलिए 3 dB का डिफरेंस है। और सीरीज वाले हमने क्या देखा था कि मैक्सिमम से 3 dB कम हुआ था, यहाँ पे मिनिमम से 3 dB ऊपर है, यानी कि इसको तो मैं रिजेक्ट करूँगा ही करूँगा, इसके ऊपर वाले को भी मैं रिजेक्शन ही मान के चल रहा हूँ, ये भी मेरा अच्छा खासा रिजेक्ट हो रहा है, ये भी मैं रिजेक्शन वाले रेंज में रखता हूँ। और इस रेंज को हम कहते हैं बैंडविड्थ, इस रेंज को हम कहते हैं बैंडविड्थ। इसका मैथमेटिकल और इंटरप्रिटेशन देखेंगे हम, बट ये जो 3 dB वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे कैसे यूज हुआ, आई होप उसको आप समझ पा रहे होंगे। तो 3 dB फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, WL वाला 3 dB फ्रीक्वेंसी है और WH वाला, यानी सॉरी लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी भी है और हायर। लोअर हायर का सिंपली मतलब है कि जो हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है कहीं बीच में होता है, उससे कम और उससे ज़्यादा की बात हो रही है यहाँ पे। तो अब यहाँ से एक बातें देखेंगे हम 3 dB फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए, एक बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे निकलने वाली है कि आपका सिंपली आई की जो वैल्यू है वो V/Z होता है। फंडामेंटल एकदम बात है ये, बिल्कुल फंडामेंटल बात है ये। और V इंटू जेड की जगह पे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1/Z की जगह पे 1/Z है ना, नीचे में Z है तो इसको ऊपर में Y हम लिख सकते हैं। यहाँ तक सिंपल है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, एक लाइन और लिख देता हूँ मैं, V, ठीक है, और आपका जो Y है, ठीक है, Y है उसको मैं कैसे लिखूँगा, Y यानी एडमिटेंस। एडमिटेंस क्या होता है, एडमिटेंस की वैल्यू लिखने वाला हूँ मैं, ये V हो गया। एडमिटेंस की वैल्यू सिंपली हो जाएगी 1/R प्लस J इंटू ω/C माइनस 1/ω/L। आई होप यहाँ तक सिंपल है, क्लियर है। ये मेरा जो पूरा ये जो पार्ट है ये मेरा Y है, ये मेरा एडमिटेंस है, मैंने लिख दिया उसको, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं थोड़ा मैग्नीट्यूड के सेंस में अगर चलूँ तो मैग्नीट्यूड के सेंस में आई का जो मैग्नीट्यूड है ऐसा दिखा दिया मैंने, V का मैग्नीट्यूड V होगा एब्सोल्यूट वैल्यू, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/R² प्लस ω/C माइनस 1/ω/L होल स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा हो गया मैग्नीट्यूड, सेम चीज़ का मैंने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब मैं इस फ्रिक्वेंसी पे कुछ बातें करना चाहता हूँ। इन जनरल, ये फॉर्मूला मैंने इन जनरल लिखा, कोई भी करंट निकालना हो तो उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे कैपेसिटर ये सारे वैल्यू पुट करो, आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं इस फ्रिक्वेंसी पे करंट निकालना चाहता हूँ, इस फ्रिक्वेंसी पे करंट निकालना चाहता हूँ, यानी ω/L पे भी निकालना चाहता हूँ, ω/H पे भी निकालना चाहता हूँ। इन जनरल हम ω/L को या ω/H को लिखते हैं, क्या लिखते हैं इन जनरल, ω3 dB लिखते हैं। दैट ω3 dB ऑब्वियसली हैज टू वैल्यूज, वन वैल्यू इज ω/L, वन वैल्यू इज ω/H, इसलिए ये डुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, बाद में देखेंगे हम। बट हम इन जनरल ω/L या ω/H को ω3 dB लिखेंगे हम। और इस फ्रिक्वेंसी पे हम निकालेंगे, तो इस फ्रिक्वेंसी पे चाहे वो ω/L हो चाहे ω/H हो, दोनों ही फ्रिक्वेंसीज पे मेरी करंट क्या हो जाएगी, √2 ऑफ आई मिनिमम होगी। इसलिए अब देखिए मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हेयर, सी दिस, √2 ऑफ आई मिनिमम। ये वैल्यू कब मिलेगा, V लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखने वाला, इंटरेस्टिंगली ये रूट है 1/R² प्लस ओमेगा जो मैं ले रहा हूँ वो 3 dB वाला ओमेगा हो गया, स्पेसिफिक ओमेगा है, यहाँ पे C है, माइनस ये भी ओमेगा जो ले रहा हूँ वो 3 dB वाला ओमेगा है, तो 3 dB, यहाँ पे L, इसको मैंने होल स्क्वायर किया, ब्रैकेट, ठीक है, क्लोज किया। अब ये 3 dB में L भी हो सकता है, H वाला भी हो सकता है, बट दोनों के ये जो इन जनरल में लूँगा, इसलिए दोनों वैल्यू, दोनों ही ओमेगा की वैल्यू पे मेरी करंट की वैल्यू √2 ऑफ आई मिनिमम होगी, √2 आई मिनिमम होगी, ठीक है, अनडाउटेडली। और आई मिनिमम की वैल्यू मेरी क्या है वो भी पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। आई मिनिमम की वैल्यू अगर मैंने कहीं नहीं निकाला तो मैं बता देता हूँ, द वैल्यू ऑफ आई मिनिमम विल बी, देखिए यहाँ से यही बता देता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए आई मिनिमम की वैल्यू मेरी क्या होगी, सिंपली V डिवाइडेड बाई, देखिए आई की वैल्यू V/Z है, तो आई मिनिमम की वैल्यू V/Z मैक्स होगी। जब ये मैक्स होगा तो ये मिनिमम होगा, ठीक है, सिंपल है। और Z मैक्स की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, R आ रही है, मैं दिखा दूँ यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, Z मैक्स की वैल्यू मेरी R है, ठीक है। Y मिनिमम की वैल्यू मेरी 1/R है, तो Z मैक्स की वैल्यू R होगी, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा, सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यही आपका क्या है, Z मैक्स है जिसकी वैल्यू R है, यहाँ पे देखिए Y मीन है जिसकी वैल्यू 1/R है, ठीक है। सो Y मीन इज 1/R एंड Z मैक्स इज R, सो मैंने यहाँ पे यही पुट कर दिया, Z मैक्स टू R, तो I मिनिमम की वैल्यू V/R, तो यहाँ पे I मिनिमम की वैल्यू V/R लिखूंगा।
तो फिर से रीराइट कर देता हूँ मैं इन चीज़ों को। अब रीराइट करूँगा मैं अब √2 आई मीन मतलब V/R, सिंपली V/R। और इधर क्या है मेरा V है, और इधर मेरा पूरा मैग्नीट्यूड वाला लाइन है 1/R का स्क्वायर प्लस ओमेगा 3 dB वाला है, क्योंकि 3 dB पे ही ये √2 हुआ था। 3 dB C माइनस 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा 3 dB L, इसका होल स्क्वायर था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए ये V कैंसिल कर देता हूँ मैं, दिस V विल बी कैंसिल्ड, दिस V कैंसिल्ड। और यहाँ पे कैंसिल होने के बाद मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली स्क्वायरिंग करूँगा, तो ऊपर में आ जाएगा 2, नीचे में आ जाएगा R का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/R स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा 3 dB C माइनस 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा 3 dB L, इसका स्क्वायर। देखिए लास्ट हमने सीरीज रेजोनेंस पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही कुछ इक्वेशन बनता जा रहा है, अंतर सिर्फ ये है कि सारी चीज़ें रेसिप्रोकल टाइप है बस। यहाँ से आप सिंपली सॉल्व करोगे, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसको राइट हैंड साइड करेंगे तो देखिए सिंपल हो जाएगा। यहाँ से मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक टू मच टाइम हेयर। 3 dB C माइनस 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा 3 dB L होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/R का स्क्वायर। ठीक है, सिंपली। अब देखिए दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे, तो स्क्वायर रूट यहीं से हटा देता हूँ, टाइम बचेगा हमारा। इसको हटा दिया तो इसको भी हटा दिया, लेकिन स्क्वायर रूट करोगे तो आपका तो डुअल क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ये चीज़, तो यहाँ पे आपका आएगा प्लस माइनस आर आएगा। अब यहाँ से आपको सेंस लगाना है कि क्यों दो वैल्यूज आ रहे हैं, क्योंकि ये 3 dB अपने आप में दो वैल्यू कैरी करता है ना, याद रखिएगा 3 dB दो वैल्यू कैरी करता है, मैं बताया था ना, दो, एक ओमेगा L भी हो सकता है इसकी वैल्यू, ओमेगा H भी हो सकती है वैल्यू, लेकिन फिर भी मैंने क्यों क्लब करके एक इक्वेशन बनाया, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में मेरा करंट आई मिनिमम हो रहा है, लेट इट बी 3 dB वाला लोअर वाला, लेट इट बी 3 dB हायर वाला, दोनों ही वैल्यूज पे, दोनों ही फ्रिक्वेंसीज की वैल्यू पे मेरा करंट √2 ऑफ आई मिनिमम होगा। ठीक है, और दोनों ही वैल्यूज पे सेम कंडीशन की वजह से एक सेम सिंगल इक्वेशन बनता है, और लेकिन इसके वैल्यूज दो आ रहे हैं, और वही वैल्यूज की वजह से यहाँ पे इस तरह का प्लस माइनस आर आया है। सो यहाँ से अब देखिए मैं स्प्लिट अप कर दूंगा चीज़ों को, 3 dB लोअर वाला लूंगा एक बार, और 3 dB हायर वाला लूंगा, यहीं पर लिख देता हूँ मैं इस चीज़ को, एक बार 3 dB लोअर वाला लूंगा, एक बार 3 dB हायर वाला लूंगा। तो ओमेगा हायर वाला लिया मैंने C माइनस हायर वाला इंटू L इज इक्वल टू 1/R, और एक बार मैं लूँगा L लोअर वाला, L ये तो इंडक्टेंस वाला L है, इज इक्वल टू माइनस 1/R। अच्छा, ये इस पे प्लस वाला क्यों आया, इसमें माइनस वाला, इसके रेफर करिए मेरा लास्ट क्लास को। ठीक है, प्लस माइनस तो होगा ही, लेकिन यही वाला हायर वाला में प्लस क्यों होगा, लोअर वाले में माइनस क्यों होगा, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इंडक्टिव होगा, कैपेसिटिव होगा, तो कौन डोमिनेट करेगा, कौन ज़्यादा होगा, उस पर डिपेंड करता है। बहुत एक्सप्लिसिटली ग्राफिकली इसको समझाया मैंने, लास्ट क्लास रेफर करो मेरा सीरीज रेजोनेंस का, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मैं सॉल्व करूँगा यहाँ से। Now I'm going to solve them and find out the separate values of omega H as well as omega L, दोनों वैल्यूज को मैं निकालने वाला हूँ। यहाँ से सिंपल करूँगा, कुछ नहीं करना, मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स करूँगा। ठीक है, और यहाँ से ओमेगा H की वैल्यू निकालूंगा। आप सोचोगे कि मैजिकली निकलेगा, कोई मैजिक नहीं करना है, सिंपल सब कुछ एनालिसिस जो हम करते हैं सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन का वही करेंगे। देख लेते हैं इस इक्वेशन को, अगर आप सॉल्व करोगे तो ओमेगा H स्क्वायर LC माइनस 1 इंटू इस वगैरह वगैरह आएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। ओमेगा H स्क्वायर LC माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा H L/R। मैथमेटिक्स में आप अगर बैड हो तो यहाँ पे देख लेना कैसे किया, इनको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ओमेगा H ऊपर चला गया, R नीचे आ गया। ठीक है, वैसे ही किया मैंने। अब ओमेगा H को मेरे फाइंड आउट करना, तो ओमेगा H के सेंस में एक इक्वेशन बना लेता हूँ, तो सारे एक तरफ ले जाऊँगा, ओमेगा H स्क्वायर LC माइनस ओमेगा H L/R माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे एक ओमेगा H को फ्री कर देता हूँ, ओमेगा H स्क्वायर माइनस ओमेगा H डिवाइड करूँगा इस, तो LL कट जाएगा, ऊपर नीचे में 1/RC आ जाएगा, सिंपली 1/RC आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1/ सिंपली ये वाला LC नीचे आ जाएगा, तो 1/LC आ जाएगा, यहाँ पे 0। यही मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करूँगा तो ओमेगा H की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ओमेगा H की वैल्यू जो आएगी इज इक्वल टू माइनस बी, यानी माइनस बी क्या है, माइनस 1/RC, तो माइनस 1/RC मतलब प्लस 1/RC हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/RC। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1/RC, उसके बाद प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC होता है ना, तो बी स्क्वायर मतलब इसी का स्क्वायर हो जाएगा 1/RC का स्क्वायर
-4AC। तो 4AC मतलब ए तो 1 है, सी में क्या है यहाँ पे, ठीक है। आई होप मैं फार्मूला समझा पा रहा हूँ आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो ये 4AC यहाँ पे होता है। सॉरी फॉर माई एस्टिक बिहेवियर। सो ये हो गया मेरा 4AC होल डिवाइडेड बाई 2A। ये होता है x का वैल्यू। अगर ये मेरे पास x² प्लस, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c अगर 0 हो तो उस हिसाब से समझ लीजिएगा सारे वैल्यूज को। यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, ठीक है, ये, और डिवाइडेड बाई 2 क्यों, क्योंकि 2 इंटू 1 2, ठीक है। अब इसको देखें, यहाँ पे बहुत अच्छा समझने वाली बात है यहाँ पे कुछ, कि ओमेगा एच इज माई फ्रिक्वेंसी कैन नेवर बी ए नेगेटिव नंबर, इट हैज़ टू बी ए पॉजिटिव नंबर। सो दिस हैज़ टू बी ए पॉजिटिव नंबर, एंड इन ऑर्डर टू हैव दिस एज ए पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे जो 1/RC है वही चीज़ अंदर भी है, 1/RC का स्क्वायर है, बल्कि उसमें भी प्लस समथिंग है। सो इट इज़ नेसेसरी दैट ये जो नंबर है, ये जो रूट दिस पार्ट है, ये वाला पार्ट इज नेसेसरीली ए बिगर नंबर देन दिस नंबर। इसमें कोई डाउट नहीं। क्यों बड़ा नंबर है समझ गए हो, क्योंकि यही चीज़ अंदर भी है और प्लस समथिंग भी है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है इज नेसेसरली ग्रेटर देन दिस नंबर। नाउ अगर ये इस नंबर से बड़ा नंबर है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं निगेटिव कर दूँ तो डोमिनेट करेगा निगेटिव, ये होल नंबर निगेटिव बन जाएगा। इसलिए दिस प्लस माइनस will turn out to become a plus because this has to be a positive number, so that this whole number will become a positive। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट करने जा रहा हूँ जल्दी से, ये माइनस में इरेज कर देता हूँ। आप समझ लीजिए क्यों इरेज किया, और यही एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट क्लास में भी दिया था, ठीक है। यहाँ से ये निकल के आ गया हमारे पास। सो फाइनली व्हाट वी हैव इज, फाइनली ओमेगा एच की जो वैल्यू आई है, ये जो 2 है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो 1/RC से भाई 2 करेंगे तो हो जाएगा 1/2RC प्लस है। उसके बाद देखिए ये 2 चला जाएगा इसके अंदर में तो 4 बन जाएगा। फिर उसको स्क्वायर के रूप में लिखना चाहता हूँ तो वो 2 के स्क्वायर के रूप में लिखूंगा। इसलिए देखिए क्या लिखने वाला हूँ मैं, 1/2RC का स्क्वायर है वो 4, लेकिन 2 स्क्वायर के रूप में लिख दिया मैंने तो 4 हो गया, प्लस 4 है वो 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1/LC, ठीक है। ये मेरा थोड़ा डिसिप्लिन यहाँ पे मैंने ख़राब किया, इसको सही कर देता हूँ मैं। ये जो मैंने अभी लिखा, ये ब्रैकेट है और ये मेरा हो गया स्क्वायर रूट। ये जो मैंने अभी लिखा ये है मेरा हायर 3dB फ्रिक्वेंसी का वैल्यू फॉर पैरेलल रेजोनेंस। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग, लोअर का भी मुझे निकालना है, तो लोअर का और हायर में क्या डिफरेंस है। इक्वेशन में कोई डिफरेंस ही नहीं है, जहाँ पे प्लस आर था वहाँ पे माइनस आर है, 1/R, बस कोई डिफरेंस है नहीं। इसलिए जहाँ प्लस आर है वहाँ माइनस आर लिख के मैं अगला इक्वेशन भी लिखने वाला हूँ। सो यहाँ से मैं लिखने वाला हूँ ओमेगा एल का वैल्यू सिंपली हो जाएगा 1/2RC, और यही 1 आर आया है तो वही माइनस आ गया, ये एल है, ठीक। उसके बाद प्लस स्क्वायर रूट 1 बाई, यहाँ भी माइनस आएगा लेकिन चूंकि ये स्क्वायर है उस माइनस का सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता है, 2RC स्क्वायर प्लस 1/LC, ठीक है। ये मेरा हो गया लोअर 3dB फ्रिक्वेंसी का एक्सप्रेशन। कुछ कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। अभी और आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा इसको देखते हैं लेके। यहाँ से बहुत सिंपल चीज़ें, बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी हमको। यहाँ पे लोअर 3dB फ्रिक्वेंसी मिल गया, हायर 3dB फ्रिक्वेंसी मिल गया। बैंडविड्थ देखते हैं क्या होता है। बैंडविड्थ क्या होता है, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। रिमाइंडर है आपके लिए, बैंडविड्थ सिंपल, इस ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल करेंगे तो आपको बैंडविड्थ मिलता है, ठीक है। ये जो बैंडविड्थ है, यहाँ से यहाँ का जो स्पैन है, कैसे मिलेगा आपको, ओब्वियसली इन दोनों का डिफरेंस से मिलेगा। तो वही डिफरेंस मैं यहाँ से निकालने वाला हूँ। सो बैंडविड्थ यहाँ से मैं निकालने वाला हूँ, ओमेगा एच और ओमेगा एल के डिफरेंस से निकलेगा। अब ध्यान से देखिए, ये नंबर दोनों में ये चीज़ें कॉमन है, ये जो सेकेंड पार्ट है वो कॉमन है, और प्लस जो दूसरा वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है। तो सिंपली ऐसा कुछ है, x = a + b और y = a - b, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, है ना। सिंपली समझिए, बहुत सिंपल है। तो यहाँ से इनका डिफरेंस आएगा 1/2RC माइनस 1/2RC, ये डिफरेंस बन जाएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल होकर ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनली ये ऐड हो जाएगा और दिस विल बिकम
क्या बनेगा देखिएगा यहाँ से ये सब, ठीक है, ये बन जाएगा सिंपली 1/RC, 1/RC है ना, ये भी रेज हो जाएगा। तो यहाँ से bandwidth becomes 1/RC। अब इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, जो WH है उसके अंदर भी RC छिपा हुआ है, जो WL है मतलब जो लोअर का हायर 3dB फ्रिक्वेंसी में भी 1/RC है, लोअर 3dB फ्रिक्वेंसी में भी 1/RC है, और बैंडविड्थ में भी 1/RC है। कुछ सिमिलरिटी लग रहा है इसमें, है ना। तो इसको मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे 1/RC जहाँ जहाँ वहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, बैंडविड्थ लिखूंगा। तो आपका जो ओमेगा एच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिंपली बैंडविड्थ डिवाइडेड बाई 2 प्लस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से समझिएगा ध्यान से कैसे मैंने बैंडविड्थ बाई 2 लिख दिया। यहाँ से देखिए ये जो है वो बैंडविड्थ है और दिस डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ये वाला 2, तो वही लिखा मैंने। अच्छा 1/LC क्या है, 1/LC क्या है, यहाँ से देखते हैं हम लोग जल्दी से। 1/LC क्या है, अब तक तो समझ ही गए होंगे आपकी 1/LC क्या है। ये देखिए 1/LC क्या है, यहाँ से सोचो, यहाँ से सोचिए आप, यहाँ से सोचिए आप 1/LC क्या है, ओमेगा नोट का स्क्वायर है ना, ओमेगा नोट का स्क्वायर। ओमेगा नोट का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1/LC ही तो होगा, ये रूट हट जाएगा, सॉरी 1/LC ही तो होगा, 1/LC ही तो होगा, है ना, यही तो होगा सॉरी एक्सक्यूज मी, 1/LC होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ प्लस ओमेगा नोट का स्क्वायर। कैन आई राइट दैट, यस आई कैन राइट इट। ओमेगा एल इज इक्वल टू माइनस बैंडविड्थ बाई 2 प्लस बैंडविड्थ बाई 2 स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट का स्क्वायर। कुछ अंतर नहीं है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, ओमेगा नोट का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ सिंपल सोचिए कि इफ़ ओमेगा नोट जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन बैंडविड्थ हो जाए तो ये जो एक्सप्रेशन है वो डोमिनेट करेगा ओमेगा नोट, क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में है। ये अगर इससे बड़ा हो, जैसे सिंपली x प्लस वाई अगर हो, ऐसा कुछ नंबर हो और x बहुत बड़ा हो y से, तो ये पूरा नंबर में y नेग्लिजिबल हो जाएगा और x डोमिनेट करेगा, इसकी वैल्यू x के बराबर हो सकती है, यस ये हो सकती है। ये अप्रॉक्सीमेशन है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट अप्रॉक्सीमेशन हम कर सकते हैं। तो ये जो मेरा अप्रॉक्सीमेशन है, अब देखिए अप्रॉक्सीमेशन कैसा बन जाएगा, ओमेगा एच का अप्रॉक्सीमेशन बता रहा हूँ मैं, अप्रॉक्सीमेशन ओमेगा नोट प्लस बैंडविड्थ बाई 2, और ओमेगा एल का अप्रॉक्सीमेशन बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा, ओमेगा नोट माइनस बैंडविड्थ बाई 2। यहाँ तक भी क्लियर है मुझे लगता है, आई होप यहाँ तक भी कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। अभी यही जो चीज़ें हैं इसकी बेसिस पे हमने जैसे लास्ट में किया था बैंडविड्थ भी निकाल लिया। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली जो बात थी, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सिंपली मल्टीप्लाई करो, ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई करो तो मैंने बोला ना a प्लस बी m-b के फॉर्म में, यानी इसको मल्टीप्लाई करो यानी x इंटू वाई करो तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फॉर्म आएगा ना। तो ओमेगा एल और ओमेगा एच को अगर आप मल्टीप्लाई करो, ओमेगा एल और ओमेगा एच, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a कौन सा है, बड़ा वाला नंबर a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ आपके लिए एक बार के 1/RC होल स्क्वायर प्लस 1/LC, ये a स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर क्या होगा 1/RC, ये b है इस स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा एच इंटू ओमेगा एल की वैल्यू क्या आ गई, 1/LC आ गई। 1/LC क्या है, ओमेगा नोट का स्क्वायर है ना, यानी कि ओमेगा नोट का स्क्वायर जो है वो ओमेगा एच ओमेगा एल के बराबर है, ये स्क्वायर यानी ये इसकी वैल्यू इसके रूट के बराबर है। तो ये कह सकते हैं ये तो ज्योमेट्रिक मीन है इनका, है ना। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई हैं। लेट इट बी सीरीज रेजोनेंस, लेट इट बी पैरेलल रेजोनेंस, जो रिलेशंस है आपस में 3dB फ्रिक्वेंसी के साथ आपके बैंडविड्थ का या रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का, जो भी सारे रिलेशंस है सब वैलिड हो रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। अंतर क्या है, सीरीज रेजोनेंस में हमने देखा था कि जो ये फ्रिक्वेंसी थी ये तो बराबर हो रही, सॉरी बैंडविड्थ आपका डिफरेंस हो गया है। बैंडविड्थ आपका जो था सीरीज रेजोनेंस में, बैंडविड्थ नोट दिस, सीरीज रेजोनेंस में आपका जो बैंडविड्थ था, बैंडविड्थ वो था L/R सिंपली, और पैरेलल रेजोनेंस में जो बैंडविड्थ है आपका वो 1/RC है, ऐसा ही कुछ है ना, बस यही अंतर है, अदरवाइज रिलेशन सारे सिमिलर टाइप के हैं।
ठीक है, तो अब हम एक लास्ट समरी देखेंगे। सीरीज रेजोनेंस में भी हमने वो समरी किया था, पैरेलल रेजोनेंस में भी हम वो समरी करेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे जो हम जो पढ़ चुके हैं उन्हीं बातों का एक समरी होगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, उस ओमेगा की वैल्यू पे ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा एल का वैल्यू कैसा मिलेगा हमें, जो कि हमने वहाँ पे भी देखा था। ठीक है, वहाँ पे हमने ये कहीं ना कहीं इम्पिडेंस, सॉरी वहाँ पे हमने इम्पिडेंस देखा था, यहाँ पे एडमिटेंस वाला देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, सब कुछ तो इसकी वजह से एडमिटेंस बनता है। तो एडमिटेंस की जो मैग्नीट्यूड है वो देखेंगे कि क्या होने वाली है, जो कि ओबियसली ऐसा कुछ होता है 1/r², ठीक है, प्लस ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा एल², ये था, और इसका रूट होगा ऑब्वियसली, मैग्नीट्यूड है तो। उसके बाद हम लोग एंगल ऑफ ओमेगा देखेंगे, एंगल ऑफ एडमिटेंस देखेंगे, जो कि क्या होता है tan इनवर्स ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा एल, दिस डिवाइडेड बाई 1/r। ठीक है, एडमिटेंस वाला एंगल है ये, और इसी के बेसिस पे लास्ट में हम पावर फैक्टर भी देख लेंगे। ठीक है, तो अब चीज़ों को देखेंगे ज़रा। चलिए, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर होगी आपकी ओमेगा एच, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर ओमेगा एच के बराबर हो जाए, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ओमेगा एच पुट करोगे, सी माइनस 1/ओमेगा एच पुट करोगे एल, इसकी वैल्यू क्या आई थी 1/r आई थी, है ना। तो इसलिए आपका जो एडमिटेंस का जो मैग्नीट्यूड आएगा, इसकी वैल्यू आप 1/r पुट करोगे तो 1/r², तो सब कुछ करोगे तो √2 डिवाइडेड बाई r हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, बहुत सिंपल है। यहाँ से अगर आप एंगल निकालोगे एडमिटेंस का, इसी का एंगल, तो ओमेगा सी इसकी वैल्यू भी 1/r, ऊपर भी 1/r, यानी 45 डिग्री आ जाएगी इसकी वैल्यू। और इसलिए पावर फैक्टर आपका ऑब्वियसली लीडिंग होगा, पावर फैक्टर आपका लीडिंग होगा। ठीक है, क्योंकि आपका एक और सेंस है यहाँ पे, ये हायर वाले साइड में एडमिटेंस के केस में या पैरेलल रेजोनेंस के केस में कह सकते हो, हायर वाले साइड कैपेसिटिव होता है। कैपेसिटिव होने की वजह से करंट आपका लीड करने लगता है, इसलिए आपका जो पावर फैक्टर है वो लीडिंग होगा। यही ओमेगा अगर आपका ओमेगा एल के बराबर हो जाए, तो हमने क्या देखा था, ओमेगा एल इंटू सी डिवाइडेड बाई ओमेगा एल इंटू एल, इसकी वैल्यू भी 1/r थी, लेकिन माइनस 1/r थी। तो माइनस हो या प्लस, मैग्नीट्यूड तो आपका वही रहेगा, पुट करके देख लेना आप, इसमें 1/r आएगा, लेकिन ऑब्वियसली एंगल आपका बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब एंगल वही है लेकिन प्लस का माइनस हो गया, और इसीलिए ये लैगिंग हो जाएगा, पावर फैक्टर आपका लैगिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका रेजोनेंस का कंडीशन हो जाए, यानी कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट, तो ऑब्वियसली ओमेगा नोट सी माइनस 1/ओमेगा नोट एल इज इक्वल टू, यही तो था आपका रेजोनेंस का कंडीशन, जो कि 0 हो गया था। तो आपका ये जो मैग्नीट्यूड है वो मिनिमम हो गया था, मिनिमम मतलब 1/r, मिनिमम याद आ रहा है आपको, मिनिमम है ये, इसीलिए ये एंगल भी आपका 0 डिग्री होगा, 1/r डिवाइडेड 1/r। ठीक है, 10, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आपका 0 डिग्री हो जाएगा, और 0 डिग्री का मतलब होता है यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। ठीक है, 10 0 डिग्री 0 होता है, तो ये हो गया आपका एक समरी। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कहीं ना कहीं क्वालिटी फैक्टर, जो कि कोई नया चीज़ नहीं होने वाला है। हमने क्या देखा, एक रेजोनेंस का कंडीशन देखा, उस रेजोनेंस के कंडीशन में कितनी क्वालिटी है उस पर्टिकुलर सर्किट में, लेट इट बी सीरीज, लेट इट बी पैरेलल। तो ऑलरेडी एक बात आपको अभी सब दिमाग में डालना चाहूँगा कि क्वालिटी फैक्टर एग्जिस्ट करता है रेजोनेंस का, ये बेसिकली रेजोनेंस का क्वालिटी बताता है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर सर्किट का क्वालिटी बता रहा, पर्टिकुलर सर्किट का उस पर्टिकुलर कंडीशन पे क्वालिटी बताता है, उस पर्टिकुलर कंडीशन का क्वालिटी बताता है, हम कह सकते हैं। अब ये क्या क्वालिटी बताएगा, मैंने बताया था कि सीरीज रेजोनेंस जो होता है वो सिलेक्शन का काम कर रहा है ना, सिलेक्शन का काम कर रहा है, और पैरेलल रेजोनेंस क्या मैंने बताया था कि ये कहीं ना कहीं रिजेक्शन का काम कर रहा है, रिजेक्शन का काम कर रहा है। तो सिलेक्शन की क्वालिटी बताएगा, रिजेक्शन की क्वालिटी बताएगा, कितना अच्छा सिलेक्शन होगा, शार्पनेस ऑफ सिलेक्शन कह सकते हैं, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी कहा जा सकता है। ग्राफिकली भी समझेंगे कितना शार्पली ये ग्राफ बन रहा है, देखिए ये ग्राफ कैसा कितना है, ये ग्राफ कितना शार्प है। तो शार्पनेस ऑफ योर रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ सिलेक्शन इन केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रिजेक्शन इन केस ऑफ पैरेलल रेजोनेंस। तो ये क्वालिटी फैक्टर के फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझते हुए मैथमेटिकल वैल्यूज को समझेंगे इन